ये मैंने क्वेश्चन लिया था। अब बताओ, तो किसी भी नंबर को a इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, क्या बताया था, किसी भी नंबर को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर बी इज योर डिवाइजर। अगर वो फिक्स हो जाता है तो आर फिक्स हो जाएगा। जैसे कि अब इस केसेस में मैं क्या लूंगा, बी को 6 लूंगा, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 और 5। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पूरी की पूरी फैमिली कवर हो गई इसके अंदर, है ना? यस और नो? यस, यस सर। पूरी फैमिली कवर हो गई। तो या तो नंबर 6q होगा, या 6q+1 होगा, या 6q+2 होगा, या 6q+3 होगा, या 6q+4 होगा, या 6q+5 होगा। ये समझ आ गया आपको? इसके अलावा पूरी नंबर सिस्टम में कोई भी नेचुरल नंबर इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब 6q वाले सारे नंबर्स क्या होंगे, इवन होंगे। क्यों इवन होंगे? ये मल्टीपल ऑफ 2 है। समझ आ गया? यस सर। ये क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 2 + 1। अब मल्टीपल ऑफ 2 तो इवन होता है, +1 करेंगे तो ऑड हो जाएगा, इसलिए ये वाला Odd. नंबर सारा ऑड हो गया। फिर इसमें से भी 2 निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3q+1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे इवन नंबर्स हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 2। नेक्स्ट, इसमें से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, देखो 6q+2 + 1 लिखो, तो यहाँ से 2 कॉमन निकला, तो 3q+1 + 1 हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 2 का मल्टीपल +1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। सही है? फिर ये 2 का मल्टीपल है, फिर से इसको क्या बोल सकते हैं, ऑड होगा ये। क्यों? 6q+4 + 1, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 टाइम्स 3q+2 + 1। तो ये कुछ भी स्टोरी लिखी है, हमें इस स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। कोई ना कोई ये वैल्यू होगी भाई, कुछ तो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट कुछ वैल्यू के बराबर होगा। तो भाई अगर क्यू कुछ क्वोशिएंट है, और यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं, क्यू कुछ अगर क्वोशिएंट है तो 3q+2 कुछ वैल्यू होगी, तो 2 टाइम्स सम वैल्यू which is even + 1 is again odd। तो ये जस्टिफिकेशन अगर आपको समझ आ गया है, मेरा ये वाला ऑड, ये वाला ऑड और ये वाला ऑड है, तो क्या ये मेरा जस्टिफिकेशन आपको क्लियर है? सबको समझ आ गया? 6q+1 6q+3 6q+5 क्यों ऑड होगा? यस सर। यस सर। अब इसी में हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था। क्या बोला था मैंने? अच्छा, एक और चीज है, देखो हाँ, बहुत अच्छी चीज है ये आपको मैंने क्यूब वाला दिया था ना, स्क्वायर वाला मैंने प्रूफ किया था क्या क्लास में? यस सर, सबसे यस स्टार्टिंग सर, में स्क्वायर ये वाला प्रूफ करा था। अब क्यूब वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो क्यूब वाला मैंने होमवर्क में दिया था। तो अब 9m+1 9m+8 दिख रहा है, तो मैं एजम्पशन क्या करता हूँ, एक नंबर bq+r के फॉर्म में हो सकता है, ये नियम है सृष्टि का। b अगर वैल्यू मैं फिक्स करता हूँ तो r मेरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, तो b क्या रखूँ मैं, बताओ आप? 9 रखूँ? 9 अगर b रखूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब मुझे 9m+1 9m+2 ये सारे केसेस लेने पड़ेंगे, तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा क्या? मैं और शॉर्टकट की ट्राई करता हूँ और शॉर्टकट से लाके देखता हूँ। देखो मान लो मैंने b3 ले लिया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 1 2 हो गया, तो पूरा मेरा नंबर सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3q+1 और 3q+2 वाले नंबर्स में होगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट से हम डील कर रहे हैं, ठीक है? कहीं नहीं पता चले तो प्लीज आप मुझसे पूछें। स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिस्कशन बिल्कुल नहीं है, ओके? अब अगर मैं इसको क्यूब करता हूँ, ये नंबर था, अब इसने क्या बोला, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, तो नंबर अगर 3q का फॉर्म है उसका क्यूब क्या हो जाएगा, 27q³ हो जाएगा। अगर मेरा नंबर 3q+1 का फॉर्म है तो वो उसका क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3q+1 का होल क्यूब, दैट विल बी a+b होल क्यूब फॉर्मूला, 27q³ + 27q² + 9q + 1। ये सबको समझ आया? अगर आपने 3q+1 के होल क्यूब को ओपन किया होगा तो आपको कुछ ऐसा दिखा होगा, दिखा आपको ऐसा कुछ? और आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस ग्रेड्स? a+b होल क्यूब फॉर्मूला, which is nothing but first cube 3a² b 3ab² and b cube. Is it clear? a³ + 3a² b + 3ab² + b cube. Is it clear?
Yes, sir. अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ से, ये बन जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ए की जगह 3 रख दो, 3 क्यूब, बी की जगह 1 रख दो, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे बी की जगह 1 आ जाएगा और ए की जगह 3 क्यू आ जाएगा। तो जब आप खोलोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। अब अगर मैं इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू गिवन फॉर्म, मैं इसमें से 9 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 9 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या, 3 क्यू क्यूब, मतलब 9m बन जाएगा। सही है। फिर मैंने क्या करा, मैंने इसमें से 9 और कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 बनेगा। इन तीनों में से निकाला है सिर्फ, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ क्यू कुछ कोशेंट है तो ये कुछ ना कुछ लफड़े वाली वैल्यू होगी, तो इसको मैं m से रिप्लेस करता हूँ, तो 9m प्लस 1 हो गया। भाई 9 टाइम्स समथिंग प्लस 1 का क्या मतलब होता है, 9 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 मिलेगा आपको। 9 का मल्टीपल मतलब 9 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब सिमिलरली आप 3 क्यूब प्लस 2 को जब क्यूबिंग करोगे तो उसका क्यूब मैं कर देता हूँ नीचे आपके लिए, ये बन जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर और 2, तो 54 क्यू स्क्वायर बनेगा, प्लस 3 2 का स्क्वायर, तो 9 4 36 क्यू प्लस 8। अब इनमें से सारों में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 टाइम्स सम लफड़ा प्लस 8, ये लफड़े को मैंने m बोल दिया, तो 9 से डिवाइड करूंगा 8 रिमाइंडर मिलेगा। तो मैंने प्रूव कर दिया किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो या तो डिविजिबल या 1 रिमाइंडर या 8 रिमाइंडर मिलेगा, अगर उसको हमने क्यूब किया हुआ है तो। क्लियर। क्या सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट पता चल रहा है? ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रहे हम Yes. लोग? Yes, sir. No, sir. ठीक है ना, बताते रहना मुझे। ठीक है, इस बार का आपका जो टेस्ट होगा उसमें नंबर सीरीज आएगा मेंटल एबिलिटी में। ठीक है, तो उसका मॉड्यूल भी मैंने आपको ग्रुप में डलवा दिया है, अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. नाउ लेट्स मूव ऑन। सर m की वैल्यू तो अलग अलग हुई ना, पर हाँ बेटा अलग ही होगी ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तो हम भाव ही नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं भाई तुम कुछ भी हो जाओ, भाई 9 का मल्टीपल है तो क्वेश्चन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9m प्लस 4 में हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर 4 आ रहा है, m कुछ भी हो जाए, कुछ भी, क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइजर और रिमाइंडर का काम है। सही है, बिल्कुल। स्वाति का डाउट बिल्कुल अच्छा था, है ना। m की वैल्यू सर सब में अलग अलग होगी बेटा, वो तो नंबर जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे m चेंज होता जाएगा, लेकिन एक चीज जो चेंज नहीं होगी वो इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर आपको फिक्स मिलेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा इधर ब्रेक देता हूँ मैं, ठीक है, ज्यादा इसके डीप एनालिसिस में मैं नहीं जाता। अब इसका मदद, ये जो चीज है ये मुझे हेल्प कहाँ करता है, हम वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो हमने ये चीज लिखा इसको हम बोलते थे यूक्लिड डिवीजन का लेमा, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। अब हम देखेंगे कि इसका यूजेज क्या है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो यूज होता है HCF निकालने के लिए, ठीक है ना। यूक्लिड्स का जो लेमा है कि भाई किसी भी नंबर को, है ना, देखो यूक्लिड्स डिवीजन, ये मैंने बता दिया था लास्ट टाइम आपको, व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये सुन लो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। Yes, sir. हाँ, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मैंने आपको बता दिया है। तो अब इसको लगाना कैसे है, मतलब क्या है, तो ये यूजुअली ऐसे लिखा होगा, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 10 and 3, मतलब दो नंबर है जिसपे मुझे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है। इसका मतलब क्या है, 10 को मैं 3 टाइम्स समथिंग प्लस समथिंग लिख सकता हूँ, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इज इट क्लियर? व्हाट डू आई मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मतलब है दो नंबर्स 10 और 3 है, उन पे अगर मैं ईडीएल लगाना चाहूँ तो मैं कैसे लगाऊंगा, 10 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स समथिंग प्लस समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर ईडीएल मुझे लगाना हुआ 4 और 19 पे, तो 19 को क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स समथिंग प्लस समथिंग। ये आगे पीछे का कोई मतलब नहीं है, दो नंबर्स हैं उन पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना।
अब 23 और 5 के बीच में अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है तो 23 को लिख सकता हूँ 5 टाइम्स समथिंग प्लस समथिंग एंड दिस विल बी फिक्स्ड 5 into 4 and 3. इज इट क्लियर? अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज कहाँ पे होता है? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन हम देख रहे हैं. So Euclid's division algorithm is a process in which it is applied repeatedly to obtain HCF of two numbers. अब मान लो 455 और 42 का आपको HCF निकालना है, तो पहले के ग्रेड्स में हम क्या करते थे? 455 और 42 को प्राइम फैक्टराइज करते थे, यस और नो, और फिर उसका HCF हम निकालते थे, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब मैं क्या आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे आप HCF जल्दी निकाल पाएंगे. क्यों? अगर नंबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनका HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक शॉर्टकट मेथड निकाल रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ शॉर्टकट मेथड बाय व्हिच वी कैन गेट HCF वेरी फास्टर. तो मान लो मुझे दो नंबर्स है जिनका HCF निकालना है, तो क्या मैं HCF कैसे निकालूंगा? आप मेरे साथ लिखते चलना. सो स्टेप नंबर 1 इज, जिन दो नंबर्स का HCF निकालना है फर्स्ट स्टेप में उनके ऊपर EDL लगा दो. अब 455 और 42 पे EDL लगाने का मतलब क्या है? देखो 455 और 42 पे EDL लगाने का मतलब क्या है? 455 को मैं लिख सकता हूँ 42 टाइम्स समथिंग प्लस समथिंग. इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर. अब फिर हम क्या करेंगे? देखो फिर हम क्या करेंगे, तो ये एक बार EDL आपने लगा दिया. अब ये EDL आपको रिपीटेडली लगाना है, लेकिन किन नंबर्स पे लगाओगे? तो EDL आप हमेशा डिवाइजर और रिमाइंडर पे लगाओगे. EDL आप किस पे लगाओगे? डिवाइजर और रिमाइंडर पे लगाओगे. किस पे लगाओगे? डिवाइजर और रिमाइंडर पे EDL लगाते जाओगे. अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 42 डिवाइजर था और रिमाइंडर 35 था. तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने EDL वापस से लगा दिया. किस पे? 42 और 35 पे. तो 42 को मैं लिख सकता हूँ 35 टाइम समथिंग प्लस समथिंग. अब फिर मेरे पास क्या बना? 35 और 7 एक ऐसा पेयर है जो कि डिवाइजर और रिमाइंडर का पेयर है. तो 35 और 7 पे मैंने फिर से EDL लगा दिया. तो 35 हो जाएगा 7 टाइम्स 5 प्लस 0. तो EDL मैं कब तक लगाता जाऊंगा? जब तक मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. अब ये स्टेज आ गई है जहां पे मेरे पास रिमाइंडर 0 है. इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब मेरे पास अगर EDL लगाने का नंबर आता है तो वो किस पे आएगा? 7 और 0 पे आएगा. इज इट क्लियर? और 7 और 0 पे EDL लगा नहीं सकते बिकॉज 7 इज 0 इंटू डैश प्लस डैश. तो 0 टाइम्स कुछ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से वो 0 और 7 ही देगा. ठीक है ना? तो ये 7 0 रिपीट करता जाएगा प्रोसेस. तो हमें कहाँ स्टॉप करना है? जहां पे मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है मुझे स्टॉप करना है. तो HCF क्या होगा? उस स्टेज का जो आपका डिवाइजर होगा दैट इज 7 विल बी योर HCF. इज दिस टेक्निक क्लियर? क्या ये टेक्निक क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये Yes, मैंने sir. वर्ड्स में यहाँ लिखी हुई है. देखो क्या लिखा है? अप्लाई EDL ऑन टू नंबर C and D. फिर आपको क्या करना है? निकालना है EDL, लगाना है दो नंबर्स पे. फिर आपको क्या करना है? ये EDL लगाते जाना है. किस पे लगाओगे आप लगाओगे, एक्चुअली थोड़ा ये कंफ्यूजिंग ज्यादा लगेगा, बहुत स्टोरी लिखा है, आप इधर ही समझ लो इस एग्जाम्पल के थ्रू. स्टेप्स लिख रहा हूँ. फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? EDL लगाना है, जिन दो का HCF निकालना है, मान लो A और B का. नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? तो A और B पे आपने EDL लगा दिया तो आपके पास कुछ रिमाइंडर R आया होगा. अब सेकेंड स्टेज में आपको क्या करना है? गिवन कंडीशन A B से बड़ा है, तो अगर A B से बड़ा है तो मैं A को लिख सकता हूँ B टाइम्स सम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब सेकेंड स्टेज में मैं क्या करूंगा? सेकेंड स्टेज में मैं वापस से EDL लगाऊंगा. EDL अगेन ऑन, नाउ विल बी अप्लाइंग ऑन डिवाइजर एंड रिमाइंडर. ठीक है, और ये प्रोसेस रिपीट करना है. कब तक रिपीट करना है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. इज इट क्लियर? और जिस स्टेज में रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा उसी स्टेज का जो डिवाइजर होगा ना आपका, वो HCF हो जाएगा. इसको नोट कर लेंगे आप. इज इट क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है ये चीज? Yes, sir. क्वेश्चन ले लेते हैं तो हमको ज्यादा पता चल जाएगा. जैसे मान लो ये बहुत बड़ा एग्जांपल एक मेरे पास है. ठीक है ना, इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे. एक सेकंड. ठीक है ना, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल दैट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू. इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से. आप अपने लेवल पे इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या क्या आ रहा है हर स्टेज में, और हम फिर इसको कंपेयर करेंगे. लेट मी इरेज दिस, पुट इट ओवर हियर so that we can check at the end क्या आंसर आ रहा है. यार ये भी परेशान कर रहा है.
ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट फटाफट। आपको क्या करना है, HCF निकालना है 4052 और 12576। अब आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े नंबर्स है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेज में क्या बताया, स्टेप 1 12,576 को लिखो 4052 टाइम्स समथिंग प्लस समथिंग, और फिर ईडीएल किस पे लगाओगे, डिवाइजर रिमाइंडर चलता ही जाएगा। Sir,
ओके चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स कम बैक टू दिस। देख लेते हैं एक बार, सबका आंसर आ गया। पार्थिव का मेरे पास आंसर आ Yes, गया sir. 24। चलिए एक एक स्टेप हम चेक Sir. करते हैं, वी विल चेक ईच एंड एवरी स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आपने ईडीएल लगाया होगा, तो 12,576 और 4,052 पे मैंने आपको लगाने के लिए बोला था, है ना। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप ईडीएल का ये आया होगा, देखो यही आया है सबके पास। कितनों का फर्स्ट स्टेप आ गया है, रेज योर हैंड, ताकि मुझे पता चले कि हमारी गाड़ी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है। बिल्कुल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नईम का नहीं आ रहा है, अक्षत और देव का भी नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स। अक्षत, देव आ गया, ओके। अक्षत क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा, अक्षत क्या कर रहे हो? अक्षत का आंसर भी आ गया, क्या बात है अक्षत, चलो बढ़िया, गुड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये डिवाइजर है और ये मेरा रिमाइंडर है, उन पे ईडीएल लगाना है। तो 4052 और 420 पे लगा दिया, फिर 420 और 272 पे लगा दिया। सही है, सब बच्चों ने ये फॉलो करा है। Yes, sir. सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो Yes, आपका sir. आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फिर हम ईडीएल लगा रहे हैं 148 और 124 पे, फिर 124 और 24 पे, फिर 24 और 4 पे। तो लास्ट स्टेप में 4 और 6 है, कंफ्यूज मत करना अपने आप को कि एचसीएफ 4 या 6 में से क्या होगा। प्लीज रिमेंबर एचसीएफ एट द लास्ट स्टेज इज ऑलवेज डिवाइजर। हमेशा हम डिवाइजर को परवाह करते हैं, क्वेश्चन से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं भाई, तुम फालतू में आ रहे हो, हमें तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, हमें डिवाइजर रिमाइंडर से लेना देना है। तो डिवाइजर लास्ट स्टेप में 4 था, ठीक है, लास्ट स्टेप का डिवाइजर 4 है। सेकंड लास्ट स्टेप में 24 और 4 थे जिन पे हमने ईडीएल लगाया। इज इट क्लियर? एचसीएफ आपका क्या आ गया, 4 आ गया। इज इट क्लियर, सब बच्चों को पता चल रहा है? Yes, sir. अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा, ये यूजुअली ओलंपियाड एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है, जो भी आप स्कूल में आईएमओ लिखते हो, ठीक है ना, ये सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एक इस पार्ट से आता है। और वो क्वेश्चन क्या है मैं अब आपको समझा रहा हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हमारा एचसीएफ 4 आ गया, सो वी वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रॉम हियर इज कि मेरा जो नंबर था ना 12,576 और 4052, इसका एचसीएफ 4 आ गया। लेकिन अगर 4052 और 420 भी दिया होता ना तो इसका एचसीएफ भी 4 आता। कैसे? मान लो ये फर्स्ट स्टेप था ही नहीं, ये फर्स्ट स्टेप मेरे पास था ही नहीं। अगर मेरे पास फर्स्ट स्टेप नहीं था तो मेरा शुरुआत कहाँ से हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। यस, इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है? भाई क्वेश्चन मान लो मुझे दिया था एचसीएफ ढूंढना है आपको, फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 420, मान लो ये बोला होता तो 4052 और 420 का एचसीएफ भी यही प्रोसीजर चलता और आंसर 4 आता। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. भाई मान लो आपको बोला मैंने 4052 और 420 का एचसीएफ निकालो, तो आप क्या करोगे, यही प्रोसेस को चलाते जाओगे वापस से। अब अगर कोई आपसे बोलता भाई एचसीएफ निकालो 420 और 272 का, तो आप क्या करते हैं, 420 को 272 टाइम समथिंग प्लस समथिंग लिखते हैं और इस स्टेप से हम आगे चलते हैं। यस, सिमिलरली 272 और 148 अगर दो नंबर्स आपको क्वेश्चन की शुरुआत में देते तो उसका एचसीएफ भी यही आता। इज इट क्लियर? तो जो भी हर स्टेज का जो डिवाइजर और जो नंबर है वो दोनों की पेयर के एचसीएफ गिवन क्वेश्चन के एचसीएफ के बराबर ही हैं। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला अगर क्वेश्चन होता मेरे पास HCF of 12576 and 4052 is same as ऑप्शंस होते A B C D। अब मैं क्या करता, जो नॉर्मल बच्चा है जिसको मैंने ये ट्रिक नहीं बताई है, वो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, वो नॉर्मल बच्चा इसका HCF ढूंढेगा, मेहनत करेगा बेचारा बहुत ज्यादा, 4 निकालेगा। फिर वो बच्चा क्या करेगा, A ऑप्शन का HCF निकालेगा, फिर B ऑप्शन का HCF निकालेगा, फिर C ऑप्शन का HCF निकालेगा और D का निकालेगा, फिर बोलेगा हाँ इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, तो ये आंसर टिक करेगा। इतनी ज्यादा मजदूरी नहीं करनी है, इसका ईडीएल लगाना है और वो ईडीएल के अंदर ही जो पेयर ऑफ नंबर्स हैं वो ऑप्शंस में आपको दिख जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. हम काम कैसे Yes, कम कर रहे हैं sir. आपको पता चल रहा है, कैसे मैं आपको काम कम करवा रहा हूँ?
सब बच्चों को समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? लेट्स गो विद नेक्स्ट नाउ। तो ये ईडीएल काफी आसान था, एचसीएफ दो नंबर्स के निकालने के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। अब एक और चीज हम अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ से। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स ओके, अभी हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करनी है। फैक्टराइजेशन ओके। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपको, नोट है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर होते हैं ए और बी, तो उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन उन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होगा हमेशा, ये रूल है। तो ये मैं कहाँ पे यूज करूंगा? ये मैं वहां पे यूज करूंगा जहां पे मुझे दो नंबर्स ही नहीं पता लेकिन उनके एचसीएफ और एलसीएम आपको दिए होंगे। इज इट क्लियर? सबको Yes, sir. समझ आ रहा है? सही है। तो ये कहाँ यूज करूंगा? जहां मेरे को दो नंबर्स पता है, ठीक है। मुझे पता है, मान लो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि ये देखो 306 और 657 है। तो अगर मुझे पता, मान लो 306 एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और एक काम करते हैं, मैं अच्छे से क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। मान लो हाँ, एक काम करते हैं, मान लेते हैं एक नंबर है मेरे पास जो कि है 12 और एक नंबर है मेरे पास 16। तो 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 इंटू 3। सही है, मतलब कितना हो गया? 48 और ये 4 हो गया। तो अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज 4, एलसीएम इज 48। देखो कहाँ यूज करेंगे इस ट्रिक को, है ना। एचसीएफ इज 4, एलसीएम इज 48 और आपको एक नंबर दिया हुआ है मान लो 12। तो आपको फाइंड आउट करना है दूसरा नंबर क्या होगा जिसका एचसीएफ 4 और एलसीएम 48 है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ 4 है, एलसीएम 48 है, एक नंबर 12 है तो बी निकल जाएगा। 12 वन जा 4 जा, तो बी कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 विच इज 16। सबको समझ आ रहा है? तो यहाँ पे मैं इस ट्रिक को यूज करने वाला हूँ। क्लियर? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ना। अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे ये काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12। मतलब छोटे से छोटे आपको नंबर ढूंढना है ऐसा जो 28 और 32 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 8 और 12 दे रहा है। इस क्वेश्चन को मैं कैसे करने वाला हूँ, देखो मुझे एक चीज बताओ। मान लो जो छोटे से छोटा नंबर है वो अगर 28 और 12 से डिवाइड हो जाए, 28 और 32 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर क्या हो जाएगा? मैं बोल सकता हूँ वो इनका एलसीएम होगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. The number which is divided by 28 and 32 and is not leaving any remainder, can I say that is nothing but LCM of these two numbers? What is LCM of 28 and 32? 28 can be written as 7 into 4 and 32 can be written as 2 raised to 5. So can I say that LCM will be 2 raised to 5 into 7, that is 32 into 7, that is 2 to 4. Is it clear? क्या मैं बोल सकता हूँ 2 to 4 हो जाएगा? Yes? Yes, sir.
ठीक है। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर 2 to 4 मेरे पास नंबर है, वो 28 और 32 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस। Yes, sir. अब अगर मैं एक बात बताऊं आपको, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये चीज बहुत अच्छी है। अगर ये 28 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर ये 32 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। मतलब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, एक नंबर है, ठीक है, मान लो 28, उसको 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सही है? यस और नो? अगर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर 3 आ रहा है। और अगर मैं इसको, ठीक है, तो मैं क्या सोच सकता हूँ, अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब 3 ज्यादा आ रहा है, तो मैं अगर ऐसे सोचता हूँ कि 30 में अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो नंबर मुझे मिल जाएगा। नहीं समझ आया? फिर से समझा रहा हूँ। 224 वो नंबर है, तो 224 एग्जैक्टली डिवाइड्स 28 एंड 32। नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट, देखो 28 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। 32 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। अगर 224 में से मैंने 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नंबर क्या हो गया? 204 नंबर हो गया। यस। अब अगर Sir, 204 को, यस बेटा 20 क्यों सब्ट्रैक्ट किया? वही समझा रहा हूँ। अब अगर 204 को मैं 28 से डिवाइड करूंगा तो 20 घटा चुके हो आप, तो रिमाइंडर कितना? 8 बचेगा ना। भाई पूरा का पूरा 28 कम कर देते आप, आपने 20 कम कर दिया तो 8 रिमाइंडर बच गया। अब इसी Yes, नंबर sir. को अगर 32 से मैं डिवाइड करूं, ठीक है, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 12 बचेगा। क्यों? क्योंकि 20 आप ऑलरेडी घटा चुके हो, 12 और बचेगा ना, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो मेरे पास नंबर क्या आ गया? 204। सो 204 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12। 8 12 रिमाइंडर बचेगा। वो पता कैसे चला?